तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एस टू एड में। देखिए, इस वाली वीडियो से जो है स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया। सतीश चंद्र के द्वारा लिखी हुई बुक है और ओरिएंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन के नाम से आती है। ठीक है, ये बुक अगर जो नहीं है आपके पास तो ये ले लीजिए। ठीक है, तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगी और बुक भी काफ़ी जो है जिस टाइप की है, बहुत बल्कि नहीं है, तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करता है। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और साथ ही में जो है इस चैप्टर को समझते भी चलेंगे। चलिए अभी चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, फिर आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कर लेंगे। देखिए कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर की एक वीडियो बने। अगर जो बहुत बड़ा चैप्टर आएगा तो मजबूरी हो जाएगी 2 वीडियो बनाने की, लेकिन हाँ कोशिश यही रहेगी कि एक चैप्टर का एक वीडियो बने और ऐसे करके बारी बारी से चैप्टर कर लेंगे। और जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, तो हो चुका एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। अभी बता रहे हैं यही सही टाइम है, इस समय से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी। और पहले जो है बुक की रीडिंग से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए पहले बुक कराई जाएगी, बुक के बाद से नोट्स कराए जाएंगे। यहाँ नहीं होने वाला है कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट, कॉन्सेप्ट के बाद नोट्स, नहीं। बुक पहले बुक की रीडिंग चलेगी, बुक की रीडिंग के बाद से जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे और नोट्स पढ़ाई जाएगी। उससे क्या होगा कि आप रिलेट कर पाएंगे। सही तरीका भी यही है, करना भी यही चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर जो कोई कोचिंग आप ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यही मटेरियल फॉलो कीजिए क्योंकि सारी बुक का ही मटेरियल है। बाकी बुक आपको पता ही चल जाएगी, घर पर बैठ के बुक ही पढ़ जाइए। ठीक, अगर जो लिए भी हैं तो पहले बुक पढ़िए, उसके बाद से मटेरियल को फॉलो कीजिए। तो चलिए अभी चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या कह रहा है, द 1000 ईयर पीरियड बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी सॉ इम्पोर्टेंट चेंजेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। कह रहा है देखिए 1000 साल के पीरियड में 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में आपको इंडिया में भी और दुनिया में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स रोज इन यूरोप एज वेल एज एशिया। तो नए सोशल फॉर्म्स भी देखिए धीरे धीरे जो है राइज किए हैं यूरोप में भी और एशिया में भी। द न्यू फॉर्म्स ऑल्सो हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थिंकिंग एंड लिविंग पैटर्न्स ऑफ द पीपल। और ये जो नए फॉर्म्स हैं इसका इफेक्ट देखिए ह्यूमन लाइफ के जो है थिंकिंग पे और लिविंग पैटर्न्स पे भी काफ़ी हद तक पड़ा है। दिस चेंजेस हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो सिंस इंडिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड एंड कल्चरल relations with countries around the Mediterranean Sea and various empire which arose in the area including Roman and Persian empire। तो देखिए कह रहा है ये सारे चेंजेस जो है उसका एक बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको इंडिया पे देखने को मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि इंडिया का देखिए काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड रहा है, मतलब काफ़ी समय तक ट्रेड रहा है और कल्चरल रिलेशन भी रहे हैं अदर कंट्रीज से। मेडिटेरियन सी के तरफ भी रहे हैं और अदर एम्पायर्स में भी रहे हैं जो इस एरिया में राइज किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रोमन या पर्शियन एम्पायर हो गया। इसके बाद आइए यूरोप स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन यूरोप द माइटी रोमन एम्पायर हैड ब्रोकन इनटू 2 बाई द 3rd क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी। कह रहा है 6th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर तक आपको यूरोप देखिए 2 हिस्सों में देखिए बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट with its capital at Rome had been overwhelmed by the slave and Germanic tribesmen coming from the side of Russia and Germany। तो वेस्टर्न पार्ट जो है आपको इसका कैपिटल रोम में देखने को मिलेगा और ये ओवरवेल्म किया गया है स्लेव और जर्मनिक ट्राइब्समैन के द्वारा। ठीक है, और ये किस साइड से हो रहा है, तो ये रसिया और जर्मनी के साइड से आपको देखने को मिलेगा। दीज ट्राइब्स केम इन मैनी वेव्स एंड इंडल्ज इन ग्रेट डील ऑफ रेवेजिंग एंड प्लंडरिंग इन द टेरिटरीज ऑफ ओल्ड रोमन एम्पायर। तो देखिए ये ट्राइब्स जो है आपको कई वेव्स में आती हुई दिखेंगी। ठीक है, और इंडल्ज करेंगे ग्रेट, मतलब ये जो है इंडल्ज करके रेवेजिंग करेंगे। ठीक है, और या प्लंडर करेंगे मतलब लूट खसोट काफ़ी मचाएंगे। ठीक है, ओल्ड रोमन एम्पायर के टेरिटरी में। बट इन कोर्स ऑफ टाइम दीज ट्राइब्स सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप। कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि यूरोप में जो है ये ट्राइब्स जो है धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, प्रोफाउंडली चेंजिंग द करेक्टर ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन एज वेल। और धीरे धीरे जो है ओल्ड पॉपुलेशन का जो करेक्टर था उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, एज वेल एज द लैंग्वेज एंड द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। और इसी के साथ जो है लैंग्वेजेस में भी चेंज देखने को मिलेगा और पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। द फाउंडेशन ऑफ मैनी ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन नेशंस वर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ज़्यादातर मॉडर्न यूरोपियन नेशन जो देखने को मिल रहा है आपको, उसका फाउंडेशन देखिए इसी पीरियड में जो है रखा गया है। ठीक है, पीरियड हैज़ अ रिजल्ट ऑफ कमिंगलिंग ऑफ दिस ट्राइब्समैन विद लोकल ट्राइब्समैन। तो वही कह रहा है कि इस क्यों ये हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है कि जो ट्राइब्समैन आए हैं, ठीक है,
उनका लोकल पीपल के साथ अमलगेशन हुआ है और धीरे धीरे जो जनरेशन बनी है उसके चलते जो है नए नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर हैड इट्स कैपिटल एट द बाइजेंटिनम और कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो ईस्टर्न पार्ट जो है ओल्ड रोमन एम्पायर का, उसका कैपिटल आपको बाइजेंटियम में देखने को मिलेगा या कॉन्स्टेंटिनोपोल में देखने को मिलेगा। This empire, which was called the Byzantine Empire, include most of the Eastern Europe as well as the modern Turkey, Syria, North Africa, including Egypt। तो देखिए ये जो एम्पायर जो है, जो बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से जाना जा रहा है, ये ईस्टर्न यूरोप को इंक्लूड कर रहा है और मॉडर्न टर्की, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका को इंक्लूड कर रहा है, और इसमें जो है इजिप्ट भी इंक्लूडेड था। It continued many of the traditions of the Roman Empire, such as strong monarchy and high centralized administration। कह रहा है देखिए इसमें क्या कंटिन्यू हुआ है कि मैनी ट्रेडिशन यूरोपियन एम्पायर के बहुत सारे ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यूड हुए हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्ग मोनार्की और हाई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक है, मतलब ये दो हैं। फिर कह रहा है हाउ एवर इन बिलीफ and ritual it had many differences with the Catholic Church in West which had its headquarter at Rome। जबकि देखेंगे आप तो बिलीफ्स और रिचुअल में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे कैथोलिक चर्च से, जो कि वेस्ट में था, ठीक है, और उसका जो हेडक्वार्टर जो है आपको रोम में देखने को मिल जाएगा। द चर्च इन द ईस्ट वॉज कॉल्ड ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और इसीलिए जो ईस्ट में जो चर्च है उसको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से भी जाना जाता है। It was due to its effort and those of the Byzantine rulers that Russia was converted into Christianity। कह रहा है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ये जो एफर्ट है जिसके चलते बाइजेंटीन रूलर्स जो है, ठीक है, those of the Byzantine rulers that Russia was converted into, तो उन बाइजेंटीन रूलर्स के चलते है जिनके चलते रसिया जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। फिर कह रहा है The Byzantine Empire was a large and flourishing empire which continued to trade with Asia। देखिए कह रहा है कि बाइजेंटीन एम्पायर जो है वो एक लार्ज और फ्लरिशिंग एम्पायर है, ठीक है, जो अपना ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है एशिया के साथ। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, रोमन एम्पायर का जब कोलैप्स हो गया है वेस्ट में, उसके बाद इट क्रिएटेड ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कल्चर मैनी ऑफ विच वर लेटर ऑब्जर्व बाई अरब्स when they overran Syria and Egypt। कह रहा है ये जो है certain it created tradition of government। तो देखिए ये tradition of government को create किया है, फिर और cultures को भी, many of which were later observed, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो लेटर जो है एब्जॉर्ब कर दिए गए हैं, ठीक है, किसके द्वारा, तो अरब्स के द्वारा, जो कि सीरिया और इजिप्ट को जो है, मतलब इजिप्ट पे जो है शासन किए हैं। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, और ये जो है एक ब्रिज के तरह काम किया है ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन और अरब के बीच में। एंड लेटर हेल्प्ड इन रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग इन द वेस्ट, और बाद में जो है ये हेल्प किया है ग्रीक लर्निंग को रिवाइव करने में जो कि वेस्ट में थी। फिर इट डिसअपियर्ड फाइनली इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी, और ये देखिए 15th सेंचुरी के मिडिल में जो है डिसअपियर हो गई है, जब कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो जो है फेल टू द टर्क्स, जब वो टर्क्स के अंडर में आ गया है। फिर क्या कह रहा है, फॉर सेंचुरीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट द सिटीज़ वर्चुअली डिसअपियर्ड इन द वेस्टर्न यूरोप। तो कह रहा है जैसे कई सेंचुरी तक जो है ये रोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हुआ है, ठीक है, वेस्ट में, और सिटीज़ जो है वर्चुअली धीरे धीरे डिसअपियर हो गई है वेस्टर्न यूरोप में। फिर कह रहा है वन कॉज ऑफ दिस वाज द एब्सेंस ऑफ गोल्ड, एक कॉज इसमें से ये है कि गोल्ड का एब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, विच द रोमन्स हैड ऑब्टेन फ्रॉम अफ्रीका एंड यूज फॉर द ट्रेड विथ ओरिएंट। तो कह रहा है जो कि रोमन्स ने जो है अफ्रीका से जो है ऑब्टेन किया था, ठीक है, और ट्रेड की तरह यूज़ करते थे, किसके साथ, तो ओरिएंट के साथ। द पीरियड बिटवीन द 6th and the 10th centuries was for long called डार्क एज, और इसीलिए देखिए आपको पीरियड जो है 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक जो है उसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है। हाउएवर इट वाज आल्सो पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, जबकि ये देखिए कहीं ना कहीं जो है ये पीरियड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन था, विच प्रिपेयर्ड द वे फॉर रिवाइवल ऑफ सिटी लाइफ, जो कि जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाया है, ठीक है, सिटी लाइफ को रिवाइव करने के लिए फ्रॉम 10th सेंचुरी से, एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, और धीरे धीरे जो है ये फॉरेन ट्रेड के भी ग्रोथ में जो है हेल्प किया है।
Between the 12th and 14th century, Western Europe was again able to attain high level of prosperity. और इसी तरह देखिए 12th और 14th सेंचुरी तक आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो धीरे धीरे फिर से हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी को अटेन कर लिया है। अ नोटेबल फीचर ऑफ द पीरियड वॉज ग्रोथ ऑफ साइंस। एक नोटेबल फीचर आपको जिस इस पीरियड का जो देखने को मिलेगा वो है ग्रोथ ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। ग्रोथ ऑफ टाउन देखने को मिल जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी अलग अलग सिटीज़ में, सच एज पडुआ, मिलान इन इटली, जैसे कि एक पडुआ है और एक मिलान जो है इटली में है। फिर कह रहा है द यूनिवर्सिटीज़ प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रोथ ऑफ न्यू लर्निंग। और यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी किस चीज़ के ग्रोथ में, तो नई लर्निंग के ग्रोथ में, नए आइडियाज़ के ग्रोथ में, ठीक है। विच ग्रेजुअली टू लीड द रेनेसां, जो धीरे धीरे जो है वो रेनेसां को जो है ग्रेजुअली जो है लीड करेंगे, ठीक है। एंड द राइज ऑफ न्यू यूरोप, और धीरे धीरे जो है इसी से न्यू यूरोप का जो है राइज होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जो है रेनेसां का मतलब बता दीजिए क्या है, ठीक है। फिर देखिए ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, देखिए क्या कह रहा है, a new type of society and a new system of government rose in the western Europe। देखिए एक नई तरह की सोसाइटी और नया टाइप का गवर्नमेंट जो है आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा फॉलोइंग द ब्रेक ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे जैसे आपको रोमन एम्पायर जो है टूटते हुए दिखेगा उसी के साथ। द न्यू ऑर्डर दैट ग्रेजुअली इमर्ज इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म, और जो नया ऑर्डर ग्रेजुअली इमर्ज हुआ है इसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। This is derived from the Latin word feudalism, which in English became fief। तो देखिए ये जो वर्ड है ये फ्यूडम से जो है डेराइव किया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड फ्यूडम से डेराइव किया गया है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है फीफ। इन दिस सोसाइटी द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट वर द चीफ्स। तो देखिए इसमें जो है इस सोसाइटी में क्या है, जो सबसे पावरफुल एलिमेंट जो है वो चीफ है। हु विद देयर मिलिट्री फॉलोइंग डोमिनेटेड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जो कि अपने मिलिट्री के साथ जो है एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है काफ़ी बड़े लैंड पे जो है कहीं ना कहीं शासन के जैसे उसको करते थे या डोमिनेट करते थे, आप ये कह लीजिए। एंड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द गवर्नमेंट, और ये जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे गवर्नमेंट में, ठीक है। द किंग वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ्स, और किंग जो है कहीं ना कहीं ऐसा था कि उन्हीं में से कोई जो है मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ्स के जैसा था। ऐसा समझिए कि जैसे 10 फ्यूडल चीफ्स थे तो उनमें जो ज़्यादा पावरफुल फ्यूडल चीफ था वो जो है किंग था, ऐसा सिस्टम था। इन कोर्स ऑफ टाइम द मोनार्की बिकेम स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे समय के साथ क्या है मोनार्की स्ट्रॉन्गर हो गई। एंड एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू लिमिट द पावर ऑफ चीफ, और धीरे धीरे देखिए अटेम्प्ट किया गया कि जो चीफ्स की पावर है उसको लिमिट कर दिया जाए। हु कॉन्स्टेंटली फॉट ईच अदर लीडिंग टू द न्यू स्टेट ऑफ सोशल एनार्की, और जो है वो जो है एक दूसरे से हमेशा फाइट करते रहे, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ है, इस एक नया स्टेट को जो है जन्म दिया है जिसको सोशल एनार्की बोलते हैं, ठीक है। वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दिस वॉज दैट द किंग swore द चीफ्स टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी। एक मेथड इसका ये है कंट्रोल करने का कि किंग जो है वो चीफ से जो है एक शपथ दिलवाता था लॉयल्टी की, ठीक है, कि वह लॉयल रहेगा, एक वेसल के तरह रहेगा उनके अंडर में, ठीक है। एंड इन टर्न रिकॉग्नाइज द ट्रैक्ट ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय चीफ एज देयर फीफ। तो और इसके साथ क्या किया है कि जो भी ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो डोमिनेट किया गया है चीफ के तरह, ठीक है, उसको जो है फीफ के तरह कहीं ना कहीं जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ठीक है। द चीफ्स इन टर्न कुड अपॉइंट सब चीफ्स एज वेसल्स। तो अब देखिए चीफ भी जो है वो अपने अंडर में भी जो है छोटे छोटे चीफ जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं वेसल्स के तरह। एंड अलॉट अट्रैक्ट आउट ऑफ देयर फीफ टू देम, और अपने जो फीफ है, ठीक है, उसमें से जो है छोटा टैग दे सकते हैं उनको, मतलब डोमिनेट करने के लिए, उनको काम करने के लिए। द किंग कुड इन थ्योरी रेज्यूम द फीफ ऑफ डिसलॉयल वेसल। अब देखिए किंग जो है थ्योरी में अगर जो देखें तो जो फीफ जो है एक डिसलॉयल वेसल का जो है उसको ले सकते थे, बट इन प्रैक्टिस दिस वॉज रेयरली डन, जबकि प्रैक्टिस में ऐसा बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। दस
इन द फ्यूडल सिस्टम द गवर्नमेंट वॉज डोमिनेटेड बाई लैंड एरिस्टोक्रेसी। इसलिए देखिए आपको फ्यूडल सिस्टम में देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड एरिस्टोक्रेसी द्वारा डोमिनेटेड है। द एरिस्टोक्रेसी सून बिकेम द हेरिडेटरी, और ये एरिस्टोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे जो है हेरिडेटरी हो गई। एंड ट्राइड इट्स बेस्ट नॉट टू एडमिट आउटसाइड टू इट्स फोल्ड, और धीरे धीरे अपना बेस्ट ट्राई किए कि जिसके चलते जो है आउटसाइडर जो है इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इंटर ना हो पाए। बट इट वाज नेवर अ कम्प्लीटली क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी, और ये लेकिन ये कभी भी जो है कम्प्लीटली क्लोज्ड एरिस्टोक्रेसी नहीं रही है। विथ डिसलॉयल चीफ्स बीइंग रिमूव्ड, धीरे धीरे जो डिसलॉयल चीफ्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है और न्यू वन को अपॉइंट कर दिया गया है, और राइजिंग टू पावर, धीरे धीरे जो है वो पावर में भी आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि आउटसाइडर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो डिसलॉयल चीफ्स हैं उनको हटा दिया गया है, और जो उनके मतलब जो किंग को लगा है कि ये लॉयल रहेगा हमारे लिए, तो उनको नए चीफ्स की तरह अपॉइंट कर दिया गया है। धीरे धीरे उनको भी देखिए जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको भी पावर कहीं ना कहीं मिल गई है। फिर कह रहा है द फ्यूडल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद टू अदर फीचर्स। अब फ्यूडल सिस्टम में आपको दो फीचर्स और देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सर्फडम, एक तो सिस्टम ऑफ सर्फडम देखने को मिल जाएगा। सर्फडम का मतलब बताइए, कमेंट कर दीजिए। देखिए सर्फडम का मतलब होता है गुलामी, सीधी सीधी बात है। अ सर्फ वॉज अ पीजेंट हु वर्कड ऑन द लैंड बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन। तो देखिए एक सर्फ जो है मतलब गुलाम जो है वो एक किसान होता था, ठीक है, वो जो वर्क ऑन द लैंड बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन, जो कि खेतों में काम करता था, ठीक है, लेकिन अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता था। और माइग्रेट टू एनी अदर एरिया, और ना ही किसी अदर एरिया में माइग्रेट कर सकता था। और मैरी विदाउट द परमिशन ऑफ हिज लॉर्ड और मास्टर, और ना ही अपने मालिक के परमिशन के बिना शादी कर सकता था। एसोसिएटेड विथ दिस सिस्टम वॉज द मैनर, और इसी के साथ एसोसिएटेड जो सिस्टम देखने को मिलेगा वो मैनर है। द मैनर वॉज अ हाउस और कासल देयर द लॉर्ड लिव्ड। तो देखिए मैनर जो है एक हाउस है या फिर एक कासल है, ठीक है, जहाँ पे जो है लॉर्ड जो है मालिक जो है रहता था। इन मैनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वेयर ओन्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ दीज मैनर, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो है वो इन्हीं मालिकों द्वारा, जो मैनर में रह रहे हैं, इनके द्वारा ही होल्ड किया जाता था। द पार्ट ऑफ लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाई लॉर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सर्व्स। तो आप देखिए लैंड का जो पार्ट है वो जो है कल्टीवेट किया जाता था डायरेक्टली लॉर्ड के द्वारा, और ये किसके हेल्प से किया जाता था, तो गुलामों के हेल्प से किया जाता है। हु हैड टू डिवाइड देयर टाइम बिटवीन कल्टिवेटिंग द रोल फील्ड्स, जो कि जिनको जो है अपना टाइम विभाजित करना पड़ता था कि अपने फील्ड में कब कल्टिवेट करना है, और जो है अपने मास्टर के मतलब अपने मालिक के फील्ड में कब कल्टिवेशन का काम करना है। देखिए ये लिखने की बात है, इन जनरल प्रैक्टिस यही होती थी कि वो अपने खेत के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता था। मालिक का काम पूरा होगा जब ही, तो गुलाम का मतलब क्या होता है, आप अगर जो मेरे गुलाम है तो कहने का मतलब है पहले हम जो कर रहे हैं वो कर लो, उसके बाद तो टाइम मिलेगा तो अपने मन का करोगे, सीधी बात है। फिर कह रहा है द लैंड बिलोंग टू थ्योरेटिकली टू द लॉर्ड। देखिए लैंड जो है वो थ्योरेटिकली लॉर्ड को बिलोंग करता था। एंड द सर्फ हैड टू पे हिम अदर ड्यू इन कैश एंड काइंड, और जो गुलाम है उसको जो है अपने मालिक को जो है कैश के में जो है पैसा देना होता था या फिर काइंड में देना होता था। देखिए कैश का मतलब ये हो गया कि या तो टैक्स के तरह पैसा देना पड़ता था, और काइंड का मतलब ये हो गया कि गिफ्ट के तरह देना पड़ता था। अब ये वही बात हो गई कि आपसे 100 रुपया न लेकर, ठीक है, मैं आपसे ये कह दूं कि एक आप हमको डेयरी मिल्क चॉकलेट दे दीजिए बड़ी वाली, ले दे के वही बात है, गिफ्ट बस नाम का ही गिफ्ट है वो, आप समझ तो पा ही रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ द मैनर ऑल्सो हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉर्ड ऑफ द मैनर, जो मैनर का जो मालिक है, ठीक है, उसके पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिस्पेंसिंग जस्टिस, और जस्टिस देना है, ठीक है ना। लॉर्ड किस कदर पावरफुल होते थे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि देखिए लॉ और ऑर्डर भी जो है लॉर्ड ही मेंटेन कर रहा है, और जस्टिस भी जो है वो लॉर्ड ही दे रहा है। सिंस देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ लॉलेसनेस इन दोज डे। अब कह रहा है वहाँ पे देखिए उस समय तो भाई अन्याय जो है मतलब चरम पे था अपने,
इवन फ्री पीजेंट्स वेर समटाइम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट वेसलेज। यहाँ तक कि जो मतलब फ्री पीजेंट्स मतलब आज़ाद फार्मर्स जो हैं उस समय के जो हैं किसान हैं, वो भी जो है तैयार हो जाते थे वेसलेज के लिए, ठीक है, ऑफ द लॉर्ड ऑफ मैनर इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन। और ये क्यों करते थे कि हम रहेंगे तो लॉर्ड तो पावरफुल है तो हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सम हिस्टोरियन थिंक दैट द सिस्टम ऑफ सर्फडम एंड द मैनर सिस्टम वाज वाइटल पार्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। ज़्यादातर हिस्टोरियन ये समझते हैं कि सर्फडम जो है, ठीक है, और मैनर सिस्टम जो है एक वाइटल पार्ट है फ्यूडलिज्म का, एंड दैट इट इज़ रॉन्ग टू स्पीक ऑफ फ्यूडलिज्म फॉर सोसाइटीज़ इन विच दीज टू डिड नॉट एग्जिस्ट। और ये गलत होगा ऐसे फ्यूडलिज्म के बारे में बात करना सोसाइटी के लिए जिसमें ये दोनों ना हो, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर वाज नो सर्फडम नो मैनर सिस्टम एज सच। इंडिया में देखिए आपको जो है सर्फडम देखने को नहीं मिलेगा और ना ही मैनर सिस्टम देखने को मिलेगा, बट द लोकल लैंडेड एलिमेंट्स सामंस एक्सरसाइज मैनी ऑफ द पावर ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। लेकिन अगर इन रियलिटी में आप देखें तो लोकल लैंडेड एलिमेंट जो है जो कि सामंस होते थे, ठीक है, वो जो है फ्यूडल लॉर्ड्स का जो पावर है वो एक्सरसाइज करते थे इंडिया में। एंड द पीजेंट्री वॉज डिपेंडेंट पोजीशन टू देम। और पीजेंट्री जो है वो जो एक डिपेंडेंट पोजीशन थी उनके ऊपर, मतलब पीजेंट उनके अंडर में काम करते थे, ऐसे समझिए। इन अदर वर्ड्स what mattered was not whether the peasantry was formally free but the manner and extent to which it could exercise its freedom। देखिए मैटर ये नहीं है कि पीजेंट्री फ्री थी या नहीं थी, मैटर ये है, ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो है उनको फ्रीडम मिली हुई थी। इन मैनी कंट्रीज द वेस्टर्न यूरोप द मैनर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज बाय द पीजेंट्स डिसअपियर्ड आफ्टर 14th सेंचुरी। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वेस्टर्न यूरोप की जो हैं वहाँ पे आपको मैनर सिस्टम और जो है ये लेबर ड्यूज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 14th सेंचुरी तक डिसअपियर होते हुए दिख जाएगा। द सेकेंड फीचर एसोसिएटेड विथ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप इज़ द सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा फीचर जो देखने को मिलेगा फ्यूडल सिस्टम में, यूरोप के फ्यूडल सिस्टम में, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। The most typical symbol of the feudal system was armored knight on horseback। और सबसे टिपिकल सिंबल जो है फ्यूडल सिस्टम का जो है उसमें आपको एक आर्मर्ड नाइट देखने को मिल जाता है, ठीक है, एक घोड़े पे बैठा हुआ। नाइट तो जानते ही होंगे, उस यूरोप के तरफ जो योद्धा होते थे उनको नाइट कहा जाता था। तो एक आपको आर्मर्ड नाइट देखने को मिल जाएगा घोड़े पे बैठा हुआ। आप कई बार सिंबल देखेंगे जिसमें घोड़ा दो टांगों पे होता है और फिर एक आर्मर पहना हुआ आदमी तलवार लिया रहता है, उस सिंबल की बात कर रहा है। एक्चुअली द सिस्टम ऑफ कैवेलरी वॉरफेयर कैन रफली बी ट्रेस्ड बैक इन यूरोप ओनली। तो सिस्टम ऑफ कैवेलरी वॉरफेयर जो है आपको यूरोप में ही सिर्फ देखने को मिलेगा 8th सेंचुरी तक। इन रोमन टाइम्स द चीफ विंग्स ऑफ द आर्मी were the heavy and light infantry armed with long spears and short swords। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रोमन टाइम्स में जो है आपको देखने को मिलेगा द चीफ विंग्स ऑफ द आर्मी, जो आर्मी के जो चीफ विंग्स हैं वो जो है हैवी और लाइट इन्फेंट्री से जो है लेस मिलेंगे आपको। आर्म्ड विथ लॉन्ग स्पेयर, एक लंबे भाले के साथ और छोटी तलवारें, लंबे भाले और छोटी तलवारें देखने को मिलेंगी। हॉर्सेज वेर यूज्ड टू ड्रॉ चैरियट इन विच द ऑफिसर्स रोड। अब घोड़े जो हैं वो रथ को खींचने के काम में देखने को मिलेंगे जिस पे ऑफिसर्स आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट द मोड ऑफ वॉरफेयर चेंज विद द अराइवल ऑफ अरब। अब ये जनरली ये बात माना जाता है कि वॉरफेयर का जो मोड है वो चेंज हो गया है कब से, जब से अरब्स जो है अराइव किए हैं। द अरब्स हैड अ लार्ज सप्लाई ऑफ हॉर्स एंड देयर स्विफ्ट मूवमेंट एंड माउंटेड आर्चर्स मेड द इन्फेंट्री लार्जली इनइफेक्टिव। तो देखिए कह रहा है अरब्स के पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में घोड़े थे और घोड़े का देखिए खासियत है कि बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट होती है उनकी,
और माउंटेड आर्चर्स के चलते क्या हो जाएगा कि इन्फेंट्री जो है लार्जली इनइफेक्टिव हो जाती थी, दूर से ही तीर मार के गिरा दिया जाता था, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड फॉर न्यू मॉडल ऑफ वॉरफेयर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। अब देखिए जो प्रॉब्लम जो थी कि कैसे डेवलप और मेंटेन किया जाए नए मोड को, ठीक है, वारफेयर के लिए, ये जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ दी नए टाइप के फ्यूडलिज्म को यूरोप में। नो किंग कुड होप टू मेंटेन आउट हिज ओन रिसोर्सेज द लार्ज बॉडी फॉर कैवलरी दैट वाज नीडेड। अब कोई भी किंग जो है, नो किंग कुड होप टू मेंटेन, किसी भी किंग से ये आशा नहीं लगा कि वो मेंटेन करेगा आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स से मेंटेन करे लार्ज एक कैवेलरी की बॉडी को, ठीक है, दैट वाज नीडेड एंड टू प्रोवाइड देम विथ आर्मर्ड इक्विपमेंट्स, और उसके साथ ही उनको आर्मर और इक्विपमेंट भी थे। हैंस द आर्मी वॉज डिसेंट्रलाइज, इसलिए आर्मी को क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। एसेसिंग टू द फी होल्डर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसके चलते क्या असाइन कर दिया गया कि जो फीफ होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो है मिक्स फोर्स ऑफ कैवेलरी और इन्फेंट्री को जो है वो मेंटेन कीजिए, और उनको जो है जब भी किंग को ज़रूरत हो तो उनकी सर्विस में लगा दीजिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब किंग तो ये बात करने से रहा कि अपने पैसे से उनको आर्मर और इक्विपमेंट सब दे के और एक आर्मी तैयार करे, फिर उसका खर्चा भी बियर करे, तो ये काफ़ी मुश्किल था। तो उसने क्या किया है कि ये सारा अपना टेंशन फीफ्स के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। धीरे धीरे जो एक किंग के अंदर में अगर जो 50 फीफ है तो 50 के ऊपर डाल दिया और कह दिया भैया 100 तुम लोग मेंटेन कर लो, ठीक है। और ऐसे जो 100 जो मेंटेन कर लिए हैं, तो जब एक साथ किंग को ज़रूरत पड़ी तो सारे भेजे, तो 5000 जो है आपको 5000 की एक स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिल गई। तो ये वाला प्रोसेस यूज़ किया गया है, इसलिए ये यहाँ लिखा है कि आर्मी वॉज डिसेंट्रलाइज, इसलिए आर्मी को डिसेंट्रलाइज किया गया है, ठीक है। कैवेलरी वॉरफेयर बिकेम प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर ऑन अकाउंट ऑफ टू इन्वेंशन विच दो मच ओल्डर बिगेन टू यूज अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए अब कैवेलरी वॉरफेयर जो है वो प्रिंसिपल मोड हो गई है वॉरफेयर का, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, तो ये दो इन्वेंशन के चलते हुआ है जो कि इस पीरियड में लार्ज स्केल पे हुए हैं। द फर्स्ट वॉज आयरन स्टिरअप, पहला तो आयरन स्टिरअप है, ठीक है। द आयरन स्टिरअप मेड इट्स पॉसिबल फॉर द हैवी आर्मर्ड पर्सन टू सिट फॉर्मली ऑन द हॉर्स विदाउट फॉलिंग। अब आयरन स्टिरअप के चलते ये होता था कि जो हैवी आर्मर्ड पर्सन जो था, भारी भरकम आदमी, वो भी जो है आसानी से जो है घोड़े के ऊपर बैठ जाता था और गिरता नहीं था। देखिए स्टिरअप का मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो नहीं लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्टिरअप। अब उस समय पे नया नया स्टिरअप डेवलप हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तो लोहे का था, बाद में चमड़े का, गद्दे का ये सब आया है, सबसे पहले तो लोहे का ही आया, ठीक। इट ऑल्सो मेड पॉसिबल अ कैवेलरी चार्ज विद द लेंसेस टाइटली टू द बॉडी विदाउट द राइडर बीइंग थ्रोन ऑफ बाय द शॉक ऑफ द इम्पैक्ट। तो देखिए इसके चलते एक चीज़ और मिली है कि कैवेलरी को चार्ज करने में बहुत आसानी होती थी। राइडर जो है पहले के टाइम में जो है शॉक के चलते, घोड़ा दौड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कूदता भी है एक जगह से दूसरे जगह। घोड़े की अगर जो आप रनिंग आप ध्यान से देखें तो रनिंग के साथ साथ जंपिंग भी है वो, ठीक है। तो उस समय पे शॉक लगता था, और शॉक जब लगता था तो क्या होता था कि आदमी कूद के गिर गया इधर उधर, तो उस सब चीज़ से अब छुट्टी मिल गई है, काफ़ी स्विफ्टनेस से जो है आदमी उस पर मूव कर पा रहा है, ठीक है, और शॉक के इम्पैक्ट से भी बच गया है। द अर्लियर डिवाइस वॉज ईदर अ वुडन स्टिरअप, सबसे पहला जो डिवाइस है या तो वो वुडन स्टिरअप होता था और अ पीस ऑफ रोप विच ओनली प्रोवाइड अ टो होल्ड, या फिर एक रोप का पीस होता है जिसमें सिर्फ अंगूठा ही फंस पाता था। Another invention was a new type of harness, और नया इन्वेंशन जो है आपको हार्नेस का एक नया टाइप देखने को मिलेगा which enabled the horse to draw twice the amount of load it pulled earlier, जिसके चलते जो है घोड़े पे अब 2 गुना वजन लादा जा सकता था जो कि पहले लादा जा रहा था उससे। It is believed that both these invention came to Europe from East, ऐसा माना जाता है कि ये सारे इन्वेंशन जो हैं, ये दोनों इन्वेंशन जो है यूरोप में ईस्ट से आए हैं, पॉसिबली फ्रॉम ईस्ट एशिया। ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये ईस्ट एशिया से आए होंगे। दे स्प्रेड इन इंडिया फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और इंडिया में आपको 10th सेंचुरी के बाद जो है इनका स्प्रेड देखने को मिलेगा।
Thus many factors, political, economic and military were responsible for the growth of feudalism in Europe. इसे ये माना जाता है कि कई सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फ्यूडलिज्म इन यूरोप के लिए, जैसे कि आपको पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, मिलिट्री फैक्टर है, तो ये कई सारे फैक्टर मिल के जो है फ्यूडलिज्म को ग्रोथ दिए थे यूरोप में। इवन व्हेन द स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट इमर्ज आफ्टर द 11th सेंचुरी, यहाँ तक कि जबकि आपको जो है एक स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट का इमरजेंस देखने को मिलेगा 11th सेंचुरी में, द ट्रेडिशन हैड बिकम टू स्ट्रॉन्ग फॉर किंग टू रिड्यूस ईजिली द पावर ऑफ द फ्यूडल चिप्स। ये जो सिस्टम, ये जो ट्रेडिशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था, ठीक है, कि फॉर द किंग टू रिड्यूस ईजिली द पावर ऑफ द फ्यूडल चीफ, तो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि जिसके चलते किंग के लिए बहुत ही ईजी था कि वो फ्यूडल चीफ की पावर को जो है रिड्यूस कर पाए। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, द पैटर्न ऑफ लाइफ इन यूरोप ड्यूरिंग what is called medieval period was also shaped by the Christian church। देखिए, सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो पैटर्न ऑफ लाइफ जो है यूरोप में जो है मिडीवल पीरियड में जो है वो एक और चीज़ के द्वारा शेप थी, वो है क्रिश्चियन चर्च। वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड टू द रोल ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन द बाइजेंटीन एम्पायर इन रशिया। देखिए, हमने अभी देखा था कि रसिया में ग्रीक बाइजेंटीन एम्पायर जो है वहाँ पे देखिए आपको ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का देखिए क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर इन द वेस्ट, वेस्ट में तो पावरफुल एम्पायर का एब्सेंस था, तो द कैथलिक चर्च टुक, तो जो कैथलिक चर्च जो है वो क्या किया है कि कुछ फंक्शन जो है गवर्नमेंट के उसको जो है करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें कह रहा है द पोप हु वाज द हेड ऑफ द कैथलिक चर्च became not only the religious head but also the figure who exercised a great deal of political and moral authority। तो पोप जो है, जो कैथलिक चर्च का हेड होता था, वो ना कि सिर्फ अब रिलीजियस हेड रह गया है, अब क्या हुआ है कि वो पॉलिटिकल और मोरल अथॉरिटी को भी ग्रेट लेवल पे जो है एक्सरसाइज कर रहा है। इन यूरोप वेस्ट एशिया in Europe as in West Asia and India the medieval age was an age of religion। यूरोप में भी देखिए, जैसे कि वेस्ट एशिया और इंडिया में आपको देखने को मिलता है, मिडीवल एज जो है एज ऑफ रिलीजन था, एंड दोज हु स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। और जो रिलीजन के तरफ से बोलते थे उनके पास एक अच्छी खासी पावर और इन्फ्लुएंस होती थी। विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स ऑफ द लैंड फ्रॉम द प्रिंसेस एंड फ्यूडल चीफ्स, तो देखिए जो फ्यूडल चीफ्स और प्रिंसेस के से जो है जो ग्रांट्स मिलता था, ठीक है, उससे, और जो डोनेशन मिलता था रिच मोनार्क से और मैनी मोनेस्टिक ऑर्डर से, ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज वेर सेटअप, और इससे क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। सम ऑफ दीज ऑर्डर्स सच एज दैट ऑफ फ्रांसीसियन सर्व नीडी एंड द पुअर। इसमें से कुछ ऑर्डर जो है जैसे कि फ्रांसीसियन है वो जो है ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद की है। मैनी मोनेस्ट्री गेव मेडिकल हेल्प, बहुत सारी मोनेस्ट्री मेडिकल हेल्प दी है या फिर शेल्टर दी है ट्रेवलर्स को। दे ऑल्सो सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, और ये जो है सेंटर ऑफ एजुकेशन और लर्निंग की तरह भी सर्व किए हैं। इन दिस वे द कैथलिक चर्च प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। और इस तरह जो है कैथलिक चर्च आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप में। हाउएवर सम ऑफ द मोनेस्ट्रीज विच बिकेम एक्सीडिंगली वेल्दी, जबकि आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ मोनेस्ट्री जो है वो एक्सीडिंगली वेल्दी बन गई हैं और ये जो है फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। दिस लेड टू द इंटरनल डिस्कॉर्ड, इसके चलते इंटरनल डिस्कॉर्ड और कॉन्फ्लिक्ट हो गया है विद द रूलर्स हु रिसेंटेड द वर्ल्डली पावर ऑफ द चर्च एंड पोप्स, जो कि जो है वर्ल्डली पावर ऑफ चर्च और जो पोप्स के बीच में देखिए धीरे धीरे जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द रेनासा एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स लेटर ऑन, और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है धीरे धीरे रेनासा और रिफॉर्म मूवमेंट्स में आगे देखने को मिला है। अब अरब वर्ल्ड देखते हैं क्या है। The rise of Islam from 7th century onwards was instrumental in uniting the warring Arab tribes into powerful empire। और कह रहा है देखिए
राइज ऑफ इस्लाम जो है वो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में अगर जो हम देखें तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था, जिसमें देखिए वारिंग अरब्स को, अरब ट्राइब्स जो है इनको जो है यूनाइटिंग इनटू अ पावरफुल एम्पायर, इनको पावरफुल एम्पायर में जो है यूनाइट किया जा रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, द अरब्स एम्पायर फाउंडेड बाई अर्ली कैलिफ एम्ब्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। तो कह रहा है देखिए जो अरब एम्पायर है, ठीक है, जो कि कैलिफ्स द्वारा फॉर्म किया गया है, वो जो है अदर चीज़ों को भी जो है देखिए अदर जगह को भी जो है इम्ब्रेस किए हैं अरेबिया के अलावा, जिसमें सीरिया है, इराक है, ईरान है, इजिप्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है और स्पेन है। फॉलोइंग इंटरनल डिफरेंसेस एंड सिविल वॉर अमॉन्ग द अरब ट्राइब्स इन द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी द कैलिफ एट डेमस्कस वॉज डिस्प्लेस। कह रहा है देखिए जैसे ही जैसे हम देखें तो सिविल वॉर्स जब हमको अरब ट्राइब्स में देखने को मिलती हैं, इसी के साथ मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी एडी में हमको देखने को मिलता है कि जो कैलिफ, जो डेमस्कस का जो कैलिफ है वो डिस्प्लेस कर दिया गया है एंड अ न्यू डायनेस्टी कॉल एबेसिड्स केम इनटू पावर। एक नई डायनेस्टी एबेसिड्स के नाम से जो है पावर में आई है। दे सेट अप देयर कैपिटल एट न्यूली फाउंडेड सिटी ऑफ बगदाद, और ये जो है अपना कैपिटल जो है नई फॉर्म सिटी जो बगदाद नाम से है वहाँ पे अपना कैपिटल जो है सेटअप किया है। द एबेसिड्स क्लेम्ड टू बिलोंग टू द सेम ट्राइब टू विच द प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग। तो एबेसिड्स ये क्लेम करते हैं कि वो उसी क्लेम से बिलोंग करते हैं जिस क्लेम से प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे, ठीक है, एंड वर फॉर दैट रीजन कंसिडर्ड हॉली, और इसलिए जो है वो ये बता रहे हैं कि हम हॉली हैं, हम जो है पवित्र हैं, ठीक है। फॉर अबाउट 150 years द एबेसिड्स एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिशिंग एम्पायर इन द वर्ल्ड। कह रहा है लगभग 150 सालों तक एबेसिड एम्पायर जो है वो बहुत सबसे पावरफुल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग एम्पायर रहा है पूरे दुनिया में। At its height, it included all the important center of civilization in India। कह रहा है अपने हाइट पे जब रहा है, ठीक है, तो उस समय पे जो है जितनी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रही है उस एरिया की, उस सब को इंक्लूड किया है। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान एंड इराक, इन सब को इंक्लूड किया है, ठीक है। द एबेसिड्स कंट्रोल नॉट ओनली सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, बट ऑल्सो कमांडेड द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स लिंकिंग द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड विथ इंडिया। तो कह रहा है देखिए एबेसिड जो हैं वो ना सिर्फ इजिप्ट, ना सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स जो थे वेस्ट एशिया में उनको कंट्रोल किए हैं, वेस्ट एशिया में या नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, ना सिर्फ उस रिलीजन को कंट्रोल किया है बल्कि जो है उनके ट्रेड रूट्स को भी जो है कमांड किए हैं, जो कि मेडिटेरेनियन वर्ल्ड को जो है इंडिया से जोड़ता है, ठीक है। The safety and security which the Abbasids provided to these trade routes was an important factor of the wealth and prosperity for the people in the area। कह रहा है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी एबेसिड्स ने प्रोवाइड की है इस ट्रेड रूट्स को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो उस एरिया में लोग रहते थे, ठीक है। एंड ऑफ द स्प्लेंडर एंड मैग्निफिसेंस ऑफ एबेसिड कोर्ट, और जो है एबेसिड्स कोर्ट का जो है मैग्निफिसेंस और स्प्लेंडर के लिए भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। फिर कह रहा है द अरब्स वेयर कीन मर्चेंट्स एंड क्विकली इमर्ज्ड एज द इंटरप्राइजिंग एंड वेल्दी मर्चेंट्स एंड सीफरर्स इन वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो कह रहा है देखिए अरब्स जो है वो टिपिकल मर्चेंट थे, कीन मर्चेंट्स थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको ये देखने को मिलेगा धीरे धीरे नहीं, बड़ी ही जल्दी क्विकली जो है वो मोस्ट इंटरप्राइजिंग और वेल्दी मर्चेंट्स के तरह जो है इमर्ज होकर आए हैं, और सी सर्फर्स के द्वारा जो है उसके लिए भी जो है पूरे वर्ल्ड में जाने गए हैं इस पीरियड के दौरान। देखिए सी सर्फर्स वो हैं जो लोग हैं सी रूट्स को फाउंड करते हैं, सी में जो है अपने जहाज को लेके सर्फिंग करते हैं, चारों तरफ जाते हैं, घूमते हैं और अलग अलग जगहों का पता लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं न्यूमेरस सिटीज विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एरोज। कह रहा है बहुत सारी सिटीज मैग्निफिसेंट बिल्डिंग और प्राइवेट और पब्लिक बिल्डिंग जो भी है उसके साथ जो है एरोज हुई हैं। The standard of living and the cultural environment of Arab town could hardly be paralleled in any country in the world during this period। कह रहा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो कल्चरल इन्वायरमेंट था अरब टाउन्स का,
उसको देखिए बहुत ही मुश्किल है कि ये बात कहा जा सके कि उस समय जो है दुनिया के किसी भी कंट्री में उस तरह का माहौल था, तो वो नहीं था। अरब जो है एक अलग ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कल्चरल इन्वायरमेंट को जो है जीते थे। द अरब्स ऑल्सो इस्टेब्लिश द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरम विच बिकेम द करेंसी ऑफ ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है अरब्स ने जो है गोल्ड सिक्के जो है उनको दिनार जो है गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरम को जो है इस्टेब्लिश किया है, और ये जो है करेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई है, और बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। आज के दिन में भी आप देखिए तो दिरम का और दिनार का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, कह रहा है दिस वॉज मेड पॉसिबली बाय द अरब्स एक्सेस टू अफ्रीकन गोल्ड। कह रहा है ये जैसे पॉसिबल कब हुआ है कि जब अरब्स ने जो है अफ्रीकन गोल्ड को एक्सेस कर लिया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। द अरब ऑल्सो इस्टेब्लिश डबल एंट्री बुक कीपिंग, एडवांस अकाउंटेंसी एंड लार्ज स्केल एंड इलेबोरेट बैंकिंग एंड क्रेडिट इंक्लूडिंग ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडीज। कह रहा है अरब्स जो है उन्होंने जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग भी रखी है, इसको भी इस्टेब्लिश किया है, एडवांस अकाउंटेंसी को जो है इस्टेब्लिश किया है, लार्ज स्केल एंड एलोबरेट बैंकिंग और क्रेडिट को भी जो है इस्टेब्लिश किया है, इंक्लूडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी देखिए इस्टेब्लिश किया है, जिसको उस समय पे हुंडी के नाम से जानता था, हुंडीज। ठीक है, द मोस्ट फेमस कैलिफ ऑफ दिस पीरियड वॉर अल मामून एंड हारून अल राशिद। तो देखिए इस समय के जो है सबसे फेमस कैलिफ्स जो रहे हैं वो अल मामून है और हारून अल रशीद है। ठीक है, फिर कह रहा है द स्प्लेंडर ऑफ देयर कोर्ट एंड देयर पैलेसेस एंड ऑफ देयर पेट्रोनेज टू मैन ऑफ साइंस एंड लर्निंग बिकेम सब्जेक्ट्स ऑफ न्यूमेरस स्टोरीज एंड लेजेंड्स। तो कह रहा है इनके कोर्ट का जो स्प्लेंडर था और उनके पैलेसेस का जो स्प्लेंडर था, ठीक है, और जो उनका पेट्रोनेज था मैन ऑफ साइंस और लर्निंग को लेके, वो जो है काफ़ी सब्जेक्ट्स में देखिए आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सब्जेक्ट्स में जो है न्यूमेरस स्टोरीज और लेजेंड्स के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, काफ़ी लेजेंड के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है, मतलब एक बहुत ही अच्छी कहानी की तरह उसको प्रस्तुत किया गया है। आप समझिए कितना बढ़िया देखिए उस समय का कोर्ट रहा है, कितना बढ़िया उस समय के पैलेस रहे हैं, उस समय के जो लोग थे किस तरह जो साइंस को और लर्निंग को जो आगे बढ़ाना चाहते थे उनको किस तरह पेट्रोनेज किया गया है। इस पे जो है बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बनी हैं और लेजेंड्स बने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली पीरियड द अरब डिस्प्लेड अ रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ असिमिलेटिंग द साइंटिफिक नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन दे हैड ओवररन। तो कह रहा है इस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड, कह रहा है अर्ली पीरियड में हमको ये देखने को मिलता है कि अरब जो है एक बहुत ही रिमार्केबल कैपेसिटी को डिस्प्ले करते हैं, जिसमें वो साइंटिफिक नॉलेज को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन की, उन दोनों को जो है एक साथ एसिमिलेट करने की जो कैपेबिलिटी है उनकी, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड नो हेजिटेशन इन एम्प्लॉइंग नॉन मुस्लिम्स। कह रहा है कि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई उनको हेजिटेशन नहीं हुआ एक भी बार नॉन मुस्लिम को एम्प्लॉय करने के लिए। वो नॉन मुस्लिम को भी एम्प्लॉय करते थे, मतलब बस ये होता था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, और मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो इससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता था। सच एज क्रिश्चियन एंड ज्यूज, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे उस समय के कोर्ट में। एंड ऑल्सो नॉन अरब्स, और नॉन अरब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली इरानियंस, ज़्यादातर इरानियन देखने को मिलेंगे। मैनी ऑफ हुम वेयर जोरास्ट्रियन और इवन बुद्धिस्ट, जिसमें से बहुत सारे लोग जोरास्ट्रियन थे और कुछ तो बुद्धिस्ट भी थे। ऑल्दो द एबेसिड्स कैलिफ्स वेयर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम दे ओपनड वाइड द गेट ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स एज लॉन्ग इट डिड नॉट चैलेंज द फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ इस्लाम। कह रहा है देखिए जबकि एबेसिड्स कैलिफ जो है वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ठीक है, मतलब रूढ़ीवादी मुस्लिम थे, उसके बाद भी जो है उन्होंने जो है हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, कि वो आए और अपनी स्टडीज़ को जो है ओपन रहता था कि वो अपना स्टडीज़ कंप्लीट करें, ये सब मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ठीक है, तब तक की जब तक कि जो है कोई भी जो है फंडामेंटल लॉज जो है इस्लाम के उनको जो है चैलेंज ना करे। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ आके ज्ञान मारने लगे कि आप बुरखा क्यों पहने, ये सब नहीं।
आप जो है आइए नॉलेज गेन कीजिए, इसकी आपको एकदम फ्री आज़ादी है कि आप आइए यहाँ नॉलेज गेन कीजिए, और नॉलेज गेन करके आपको कहीं जाना जाइए, यहाँ एम्प्लॉय करना है एम्प्लॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है मुस्लिम कल्चर या फिर इस्लामिक जो कल्चर है उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, उसके रूल पे जो है सवाल नहीं उठा सकते। कह रहा है द कैलिफ अल मोमून सेट अप द हाउस ऑफ विजडम बैत उल हिकमत एट बगदाद फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू अरबिक द लर्निंग फ्रॉम द वेरियस सिविलाइजेशन ग्रीक, बाइजेंटीन, इजिप्शियन, ईरानियन एंड इंडियन। तो कह रहा है देखिए जो कैलिफ थे अल मोमून, उन्होंने क्या किया, एक हाउस ऑफ विजडम सेटअप किया जिसको बैत उल हिकमत के नाम से जाना जाता था, और ये कहाँ है, बगदाद में है। और ये किस लिए किया गया है, तो ये इसलिए किया गया है कि अरबिक में जो है ये देखिए जो लर्निंग्स हैं सिविलाइजेशंस की, जैसे ग्रीक है, बाइजेंटीन है, इजिप्शियन या इंडियन सिविलाइजेशन की जो लर्निंग्स है उनको अरबिक में ट्रांसलेट किया जा सके, ये उस लिए हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में, कोई ये नहीं है कि ये पूछ देगा कि कैलिफ अल मोमून के अंदर में ऐसा कौन सा जो है चीज़ सेटअप की गई थी, या कौन सा ऐसा जो है कह देगा कि एक ऐसी एक ट्रांसलेटिंग यूनिट सेट की गई थी जिसमें जो है अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता था एंशिएंट सिविलाइजेशंस को या फिर जो है वेरियस सिविलाइजेशंस को। तो देखिए बैत उल हिकमत पेपर में यही आएगा, वो हाउस ऑफ विजडम नहीं देगा। आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इजी सवाल नहीं पूछता यूपीएससी में। ये हाउस ऑफ विजडम आपको यूपीएससी में देखने को मिल जाएगा, किसी स्टेट की पीएससी में। यूपीएससी में तो भाई बैतुल हिकमत ही पूछेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे द एग्जाम्पल सेट बाय द कैलिफ्स वेर फॉलोड बाय द इंडिविजुअल नोवेल्स। कह रहा है जो भी एग्जाम्पल कैलिफ्स द्वारा सेट किए जाते थे वो इंडिविजुअल नोवेल्स जो थे उनके द्वारा फॉलो किए जाते थे। इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैड बिकम अवेलेबल इन द अरबिक। कह रहा है बहुत ही कम समय में हमको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी साइंटिफिक वर्क्स हैं अलग अलग कंट्रीज के वो अरबिक में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भाई ट्रांसलेटिंग की पूरी एक यूनिट सेटअप कर दी है। बताइए नाम क्या था, तो बैतुल हिकमत। उसके चलते क्या हुआ है कि एकदम ही बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो है सारे वर्क्स आपको अरबिक में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको एक और बात बता दें शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में खो गई, ठीक है, लेकिन अरबिक ट्रांसलेशन उनका था तो अरबिक ट्रांसलेशन से रिवाइव किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए, ठीक है। वी नो अ गुड डील अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक साइंस एंड फिलोसफी ऑन अरब्स। तो हमको एक काफ़ी अच्छा चीज़ देखने, एक अच्छा जो है अमाउंट देखने को मिलता है, हम अच्छा खासा जानते हैं इस बारे में, ठीक है, कि ग्रीक साइंस और फिलासफी का जो है क्या इम्पैक्ट रहा है अरब्स पे, लार्जली ड्यू टू द वर्क डन इन रिसेंट ईयर बाय द डिवोट बैंड ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। और ये रिसेंट लार्जली इसलिए है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जो है काफ़ी हमको देखे यूरोपियन स्कॉलर्स द्वारा जो है वर्क देखने को मिल जाता है इस पर। वी आर ऑल्सो बिगिनिंग टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज साइंस एंड फिलासफी ऑन द अरब वर्ल्ड। इसी के साथ हमको जो है एक बेटर आइडिया भी मिलना शुरू हो गया है कि चाइनीज साइंस और फिलासफी का क्या इम्पैक्ट रहा है अरब वर्ल्ड पे। चाइनीज इन्वेंशन सच एज कंपास, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर एंड इवन हम्बल व्हील बैरो ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू यूरोप वाया द अरब्स ड्यूरिंग पीरियड। तो कह रहा है देखिए बहुत सारे चाइनीज इन्वेंशन है, जैसे कि कंपास है, पेपर है, प्रिंटिंग है, ठीक है, गन पाउडर है, यहाँ तक कि देखिए हम्बल व्हील बैरो जो है ये भी जो है चाइना से जो है यूरोप तक पहुँच गई, अरब्स के थ्रू ही पहुँची है, ठीक है। द फेमस वेनेथियन ट्रेवलर मार्को पोलो ट्रेवल्ड टू चाइना इन ऑर्डर टू नो अबाउट इट एंड टू ब्रीच द अरब मोनोपोली ऑफ यूरोप ट्रेड विद चाइना। तो कह रहा है देखिए जो वेनेथियन रूलर है ट्रेवलर है मार्को पोलो। देखिए बहुत फेमस नाम है मार्को पोलो। पूछ देगा कि कहाँ के ट्रेवलर थे, तो वेनेथियन ट्रेवलर थे, ठीक है। और ये देखिए मार्को ट्रेवल जो है चाइना तक गए हैं। किस लिए गए हैं? सिर्फ इसलिए गए हैं कि अरब की मोनोपोली खत्म कर सकें। यूरोप ट्रेड में जो चाइना के साथ जो ट्रेड रहा है भाई अरब्स के थ्रू ही हर चीज़ पहुंचती थी।
अब खुद नहीं पहुँचे अगर तो गड़बड़ा जाएगा। फिर मोनोपोली स्टेब्लिश कर दिया था अरब इसमें। तो सोचिए किस हिसाब का जो है इम्पैक्ट रहा है अरब का। Unfortunately, we have only limited knowledge of India's economic and cultural relationship with the Arab world during the period and India's scientific contribution to it। कह रहा है ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है इस बात की कि इंडिया का जो है इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन कैसा रहा है अरब से, ठीक है, इस पीरियड के दौरान, और इंडिया का क्या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन रहा है, इस पर बहुत ही कम नॉलेज है। आफ्टर its conquest by the Arab in the 8th century, Sindh did become a conduit of scientific and cultural links between India and Arab world। कह रहा है आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब के बाद 8th सेंचुरी एडी में हमको ये देखने मिलता है कि सिंध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर की तरह जो है इमर्ज होके आया है, जो साइंटिफिक और कल्चरल लिंक्स के लिए जो है इंडिया और अरब के बीच में जो है एक लिंक के तरह जो है सर्व किया है। The decimal system, which is the basis of modern mathematics and which had developed in India in 5th century, traveled to Arab world during this period। तो कह रहा है जो डेसिमल सिस्टम है जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेसिस माना जाता है, ठीक है, वो जो है इंडिया में डेवलप हुआ और 5th सेंचुरी एडी में अरब के पास ट्रेवल हुआ है इसी पीरियड में, ठीक है। ड्यूरिंग 9th century इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन रीजन बाई अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। देखिए कह रहा है 9th सेंचुरी एडी में पॉपुलराइज किया गया है इस रीजन में, किसके द्वारा, तो अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी के द्वारा। पेपर में पूछ देगा कि बताइए डेसिमल सिस्टम जो है वो कब जो है क्या बोलते हैं अरब रीजन में जो है पॉपुलराइज हुआ है और किस या फिर किसके द्वारा हुआ है। कब पूछ देगा तो 9th सेंचुरी में हुआ, किसके द्वारा पूछ देगा तो मैथमेटिशियन जो है अल ख्वारिज़मी, ये ऑप्शन लगाना होगा आपको। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप इन द 12th century बाई अ monk अबेलरड एंड बिकेम नोन एज द सिस्टम ऑफ अरब न्यूमेरल्स। तो कह रहा है देखिए ये यूरोप में जो है 12th सेंचुरी में एक monk द्वारा, अबेलरड नाम था उनका, उनके द्वारा जो है ये जाना गया है पूरा का पूरा सिस्टम अरब न्यूमेरल्स के नाम से जाना गया है यूरोप में, ठीक है। मैनी इंडियन वर्क डीलिंग विथ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। बहुत सारे इंडियन वर्क जो है जो एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स से डील करते हैं उनका ट्रांसलेशन भी हमको अरबिक में देखने को मिल जाएगा। द फेमस वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी सूर्य सिद्धांत विच हैड बीन रिवाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड बाय द आर्यभट्टा वाज वन ऑफ दिस। देखिए जो एक फेमस वर्क आपको एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलेगा सूर्य सिद्धांत, ठीक है, ये भी रिवाइज और रिफॉर्म किया गया था आर्यभट्टा के द्वारा, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक वर्क है जो कोई अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। सूर्य सिद्धांत ध्यान रखिएगा किसके, नहीं तो पूछ देगा आर्यभट्टा की डिस्कवरी और उसमें देखिए जीरो नहीं पूछेगा, या फिर आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन पूछ देगा, डिस्कवरी तो नहीं पूछेगा लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पूछ देगा कि इसमें से किस में कंट्रीब्यूशन है। आप जीरो खोजते रह जाएंगे, वहाँ सूर्य सिद्धांत ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। वर्क्स ऑफ चरक एंड सुश्रुत डीलिंग विद द मेडिसिन वेर आल्सो ट्रांसलेटेड। कह रहा है चरक और सुश्रुत के जो वर्क है मेडिसिन में उसको भी ट्रांसलेट किया गया है अरबिक में। इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट कंटिन्यू टू विजिट मार्ट्स ऑफ इराक and Iran, and Indian physicians and masters craftsmen were received at the Caliph court at Baghdad। तो कह रहा है देखिए कह रहा है इंडियन ट्रेडर और मर्चेंट जो है वो जो है लगातार जो है इराक ईरान के मार्ट्स में विजिट करते रहे, और इंडियन फिजिशियंस और मास्टर क्राफ्ट्समैन जो है कह रहा है वो रिसीव्ड एट, वो जो है कैलिफ्स कोर्ट में जो है आते जाते रहे हैं बगदाद में, ठीक है। अ नंबर ऑफ संस्कृत लिटरेरी वर्क सच एज कलीला व दीमा, ठीक है, ये देखिए पंचतंत्र की है, वो आर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। तो कह रहा है बहुत सारे संस्कृत लिटरेरी वर्क भी जो हैं वो भी जो है अरबिक में ट्रांसलेट किए हैं, जिसमें से कलीला व दीमा जो है एक है, ये पंचतंत्र में से है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देगा इनमें से कौन सा पंचतंत्र का पार्ट रहा है और कलीवा व दीमा दे देगा पेपर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एसोप्स फेबल्स इन वेस्ट, और ये जो है एसोप्स फेबल्स जो है वेस्ट की, इसका जो है एक बेसिस फॉर्म किया है।
A more detailed study of the impact of Indian sciences and philosophy on the Arab world and the Arab sciences on India is now being made। कह रहा है बहुत सारे डिटेल्ड स्टडी जो है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन साइंसेज एंड फिलॉसफी के जो है अरब वर्ल्ड पे क्या रहे हैं या अरब साइंसेज पे, वो देखिए अब बनाए जा रहे हैं। By the beginning of 10th century, the Arab had reached the stage when they could make their own contribution to the various sciences। अब कह रहा है देखिए 10th सेंचुरी तक, जब तक 10th सेंचुरी की शुरुआत हुई है, अब अरब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि वो खुद का कंट्रीब्यूशन जो है साइंस में देना स्टार्ट कर दिए। द ग्रोथ ऑफ ज्योमेट्री के ग्रोथ में अलजेब्रा, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन etc in the Arab world during this period made it the leader in the field of science। तो कह रहा है देखिए ग्रोथ ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन जो है, इन सब की जो ग्रोथ जो है वो अरब वर्ल्ड को जो है एक लीडर के तरह जो है बना दिए साइंस के फील्ड में। द राइटिंग ऑफ अरब जियोग्राफर्स एंड देयर मैप्स एडवांस द नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। अब कह रहा है जो अरब जियोग्राफर्स की जो राइटिंग है और उनका जो मैप है, ठीक है, देयर मैप एडवांस द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, तो वो जो है वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज है उसको एडवांस कर दी है। ठीक है, द अरब ऑल्सो हेल्प टू डेवलप न्यू डिवाइसेस फॉर ट्रेवलिंग अक्रॉस ओपन सी। अरब्स ने काफ़ी हेल्प किया नए डिवाइसेस को बनाने में ओपन सी में ट्रेवल करने के लिए। दी डिवाइसेस कंटिन्यू टू बी यूज टिल द 15th सेंचुरी, और ये डिवाइसेस 15th सेंचुरी तक यूज़ किए गए हैं। The account of the Arab traders about India and the neighboring country during this period is useful source of information for us। कह रहा है तो अकाउंट जो है, देखिए अकाउंट क्या होता है, किसी भी जो है जब कोई भी ट्रेवलर निकलता है तो एक छोटी सी डायरी लिए रहता है अपने पास, और डायरी को ट्रेवल अकाउंट कहा जाता है। उसकी बात कर रहा है, ध्यान रखे अकाउंट पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट मतलब डायरी, जो ट्रेवलर के पास जो डायरी होती है उसको अकाउंट कहा जाता है। द अकाउंट ऑफ अरब ट्रेडर्स अबाउट इंडिया, कह रहा है अरब ट्रेडर्स का जो अकाउंट रहा है इंडिया के लिए, मतलब जो डायरी मेंटेन करते थे, एंड नाइबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज यूजफुल, और इन नाइबरिंग कंट्रीज के लिए वो एक बहुत ही यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या, सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड and the leading scientific laboratory were established in the Arab world during this period। कह रहा है दुनिया की सबसे स्टॉक्ड लाइब्रेरी जो है, बेस्ट स्टॉक्ड लाइब्रेरी जो है दुनिया की, ठीक है, और लीडिंग साइंटिफिक लेबोरेटरी जो है वो अरब वर्ल्ड में डेवलप हुई है इसी पीरियड में। कह रहा है however it is necessary to remember that many of these achievements were the result of work done by the people outside Arabia। जबकि ये हमको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादातर ये जो अचीवमेंट है इनके में से जो है काफ़ी वर्क्स ऐसे हैं, ठीक है, ये जो रिजल्ट हैं उन वर्क का जो पीपुल जो है आउटसाइड अरेबिया में जो काम किए हैं, इन खुरासान, इजिप्ट और स्पेन यूटीसी में। ठीक है, द अरब साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल। अरब की जो साइंस वो ट्रूली इंटरनेशनल थी। इट हैज़ बीन कॉल्ड अरब साइंस बिकॉज अरब वॉज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। कह रहा है कि इसको अरब साइंस सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि अरब जो है वो लैंग्वेज थी लिटरेचर की, एंड थॉट इन द इंटायर एरिया, और इंटायर एरिया में जो है टॉट की जाती थी, अरब में ही टॉट की जा रही है, अरेबिक में ही। And the people from various countries could move freely and work or settle down anywhere they liked। और जो है पीपल जो है अदर कंट्री, वेरियस कंट्री से जो है फ्रीली मूव कर सकते थे, वर्क कर सकते थे और सेटल भी हो सकते थे कहीं पे भी जहाँ उनको पसंद हो। The remarkable degree of intellectual and personal freedom enjoyed by the scientists and the scholars, as well as the patronage extended to them, was the important factor in the remarkable growth of the Arab science and civilization। कह रहा है एक रिमार्केबल डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम देखने को मिलती है हमको, जो साइंटिस्ट और स्कॉलर्स द्वारा इंजॉय की गई है। ठीक है, एज वेल एज द पेट्रोनेज, कह रहा है और उनके साथ देखिए जो पेट्रोनेज जो है एक्सटेंडेड टू देम जो उनको मिली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है किस चीज़ में, तो अरब साइंस के ग्रोथ में और उसके सिविलाइजेशन के ग्रोथ में बहुत ही रिमार्केबल या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर का जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ प्ले करती है। सच फ्रीडम वॉज नॉट अवेलेबल इन द यूरोप एट दैट टाइम। इस तरह की फ्रीडम देखिए उस समय यूरोप में अवेलेबल नहीं थी, ड्यू टू द रिजिड एटीट्यूड ऑफ चर्च। ये क्यों था? क्योंकि चर्च का जो रिजिड अड़ियल एटीट्यूड है उसके चलते था।
परहैप्स द कंडीशन इन इंडिया वर सिमिलर, कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया की भी कंडीशन सिमिलर ही रही हो। फॉर हार्डली एनी ऑफ द अरब साइंसेस कुड फिल्टर इनटू इंडिया, कह रहा है कि हार्डली कोई ऐसी अरब साइंस रही है जो इंडिया में आ गई हो। एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन साइंसेस स्लो डाउन, और इसलिए इंडियन साइंसेस का जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो गया। Arabic sciences began to decline after 12th century, partly due to political and economic development। कह रहा है अरबिक साइंस जो है वो 12th सेंचुरी के बाद जो है धीरे धीरे जो है कुछ जो है पार्टली जो है डिक्लाइन कर गई है, या फिर डिक्लाइन करना बिगेन कर दिया। ये पार्टली ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, कुछ तो देखिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के चलते जो इस एरिया में है, बट इवन मोर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी। लेकिन ज़्यादातर जो है ये आपको देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी का ग्रोइंग स्टार्ट हो गया, विच शिफ्टेड फ्री थॉट, और वो जो क्या किया कि फ्री थॉट को जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है, ठीक है। बट इट कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन स्पेन अंटिल 14th सेंचुरी, जबकि स्पेन में जो है 14th सेंचुरी तक जो है ग्रो हुआ है। अब इसके बाद देखिए अफ्रीका की बारी आ गई, अब अफ्रीका करेंगे। कह रहा है द अरब्स ऑल्सो ब्रॉट अफ्रीका मोर क्लोजली इनटू द इंडियन ओशन एंड मिडिल ईस्टर्न ट्रेड। कह रहा है अरब्स ने देखे अफ्रीका को भी बहुत ही क्लोजली देखे इंडियन ओशन में और मिडिल ईस्टर्न ट्रेड में ला दिया है। अरब माइग्रेशन एंड मर्केंटाइल एक्टिविटी अलोंग दीज कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंक्रीज एनॉर्मसली। कह रहा है अरब माइग्रेशन जो है और मर्केंटाइल एक्टिविटी जो है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे जो है काफ़ी जो है बढ़ गई है, एक्सटेंडिंग अप टू मलिंदी एंड जंजीबार। कह रहा है यहाँ तक कि जंजीबार और मलिंदी तक पहुँच गई है। हाउएवर द अरब ट्रेड इंक्लूडेड लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स। कह रहा है अरब ट्रेड जो है लार्जली जो है एक्सपोर्ट्स ऑफ स्लेव और गोल्ड और फिर आइवरी ओइवरी पे है, ठीक है। देयर वॉज इन अफ्रीका अ पावरफुल इथियोपियन किंगडम फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग विच हैड मैनी टाउन्स। कह रहा है देखिए अफ्रीका में देखिए पावरफुल इथियोपियन किंगडम था, ठीक है, बहुत ही समय तक खड़ा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे टाउन्स में रहा है। द इथियोपियंस वेयर इंगेज इन इंडियन ओशन ट्रेड। कह रहा है यूथोपियंस जो है वो इंगेज रहते थे इंडियन ओशन ट्रेड में अक्रॉस एडेन टू इंडिया, एडियन से लेकर इंडिया तक। द यूथोपियंस कॉल्ड हब्सीज और क्रिश्चियंस। कह रहा है इथियोपियंस को देखिए हब्सीज बोला गया है और वो क्या थे, क्रिश्चियंस थे। दे वेर क्लोजली अलाइड टू द बाइजेंटीन एम्पायर। कह रहे वो जो है क्लोजली अलाइड थे किससे, बाइजेंटीन एम्पायर से इन इंडियन ओशन ट्रेड, ठीक है। देयर इकोनॉमिक पोजीशन वीकेंड विद द डिक्लाइन ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। उनकी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वीकेंड हो गई जैसे ही बाइजेंटाइन एम्पायर का जो है डिक्लाइन हुआ है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे हमको ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ना है। देखिए कह रहा है चाइना सोसाइटी एंड कल्चर हैज अटेंड अ क्लाइमेक्स इन द 8th and 9th सेंचुरी अंडर तांग रूल। कह रहा है चाइना की जो सोसाइटी और कल्चर है, ठीक है, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा है 8th और 9th सेंचुरी में तांग रूल के अंतर्गत। द तांग रूलर्स एक्सटेंडेड देयर ओवरलॉर्डशिप ओवर लार्ज पार्ट ऑफ शिनकियांग इन सेंट्रल एशिया। कह रहा है तांग रूलर्स जो है वो अपनी ओवरलॉर्डशिप को जो है लार्ज पार्ट ऑफ शिनकियांग इन सेंट्रल एशिया और कासगढ़ तक जो है एक्सटेंड किए हुए हैं। दिस हेल्ड इन गिविंग अ फिलिप टू द ओवरलैंड ट्रेड अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड सिल्क रोड। कह रहा है इससे देखिए काफ़ी जो है एक फिलिप मिला, मतलब एक ओवर एज मिली है, ठीक है, कहाँ पे, तो सिल्क रूट पे देखिए ट्रेड करने में। नॉट ओनली सिल्क बट फाइन क्वालिटी पोर्सलेन and work in jade, a semi-precious stone, were exported to the West Asia। कह रहा है ना ही सिर्फ सिल्क में बल्कि फाइन क्वालिटी प्रोक्लेन और जेड के वर्क में, जेड देखिए एक प्रीसियस स्टोन होता है, ठीक है, उसके वर्क में वर एक्सपोर्ट टू द वेस्ट एशिया तक, यूरोप एंड इंडिया अक्रॉस दिस रोड, और यूरोप और इंडिया में जब भी जो है इसी रोड के क्रॉस मतलब सिल्क रोड से देखिए इनको ट्रेड में मदद मिली है। फॉरेन ट्रेडर्स वर वेलकम्ड इन चाइना। फॉरेन ट्रेडर्स को वेलकम किया जाता था चाइना में। मैनी ऑफ देम अरब्स पर्शियन इंडियंस केम टू साउथ चाइना। बहुत, अब इसमें से बहुत सारे जो है जो कि अरब है, पर्शियन है या इंडियंस है, वो साउथ चाइना में आए अक्रॉस द लैंड ऑफ सीज एंड सेटल डाउन इन कैंटन, और अल्टीमेटली कैंटन में जो है सेटल डाउन हो गए। द तांग एम्पायर डिक्लाइंड इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। तांग एम्पायर जो है 9th सेंचुरी के मिडिल में जो है डिक्लाइन हुआ है एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय द 10th सेंचुरी बाय अनदर डायनेस्टी। और जो है 10th सेंचुरी में एक दूसरी डायनेस्टी जो रिप्लेस की है उसको, उसका नाम है द संग, ठीक है, विच
रूल्ड ओवर चाइना फॉर अबाउट 100 ईयर, जो कि चाइना पे लगभग 100 सालों तक राज किया है, ठीक है। इट्स ग्रोइंग वीकनेसेस गेव अपॉर्चुनिटी टू मंगोल्स टू कॉन्कर चाइना, और इसके जो बढ़ती हुई कमजोरियां हैं ये क्या की हैं, मंगोल्स को अपॉर्चुनिटी दे दी है चाइना पे फतेह पाने के लिए। कब? तो 19th सेंचुरी में। द मंगोल्स व्रॉट ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन चाइना, और मंगोल्स अपने साथ देखिए बहुत सारी जो है ग्रेट डेथ और डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारा जो है मृत्यु और उसी के साथ जो है विध्वंस लेके आए हैं चाइना में। फिर कह रहा है बट ड्यू टू देयर हाई डिसिप्लिन एंड मोबाइल कैवेलरी फोर्सेस, कह रहा है लेकिन उनकी जो हाई डिसिप्लिन और मोबाइल कैवेलरी फोर्सेस है, ठीक है, द मंगोल्स रूलर्स वर एबल टू यूनिफाई नॉर्थ एंड साउथ चाइना। तो मंगोल्स रूलर्स जो है वो क्या किए हैं, नॉर्थ को, ठीक है, और साउथ चाइना को जो है यूनिफाई कर दिए अंडर वन रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एक रूल के अंडर में आया है साउथ चाइना और नॉर्थ चाइना, ठीक है। फॉर सम टाइम दे ऑल्सो ब्रॉट अंडर देयर स्वेट टोंकिन नॉर्थ वियतनाम, कह रहा है कभी कुछ समय के लिए देखिए नॉर्थ वियतनाम भी जो है वो इनके अंडर में आया है, और अनम भी आया है, ठीक है, साउथ वियतनाम। तो ये पूछ देगा कि नॉर्थ वियतनाम का क्या नाम था, तो टोंकिन नाम था, और साउथ वियतनाम का क्या नाम था, तो अनम था। पूछ देगा द नेम ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम इन एंशिएंट टाइम्स रिस्पेक्टिवली वर, ऑप्शन दे देगा तो टोंकिन और अनम पे लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। इन द नॉर्थ दे ओवररन कोरिया, नॉर्थ में देखिए कोरिया को भी ओवररन किए हैं, मतलब रूल किए हैं। दस द मंगोल्स इस्टेब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन ईस्ट एशिया। इससे हमको ये बात तो पता चली है कि मंगोल्स ने जो है सबसे बड़ा एम्पायर जो है बनाया है, ठीक है, कहाँ? तो ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो मंगोल्स आपको लगाना होगा। द वियतनामियन ट्रेवलर मार्को पोलो, तो वियतनामियन ट्रेवल जो मार्को पोलो है वो स्पेंड सम टाइम एट द कोर्ट ऑफ कुबलई खान, जिन्होंने कुछ समय जो है कुबलई खान के कोर्ट में बिताया। द मोस्ट फेमस मंगोल रूलर ऑफ चाइना, चाइना के सबसे फेमस मंगोल रूलर जो है हैज लेफ्ट द पिक्चर्स के अकाउंट ऑफ द हिज कोर्ट, तो इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी अच्छा जो है एक अकाउंट जो है इनके कोर्ट का दिया है, ठीक है। पिक्चर्स क्यों का मतलब है कि ऐसा अकाउंट देना कि आदमी उसको देख के इमेजिन कर पाए कि कैसा होता है, ठीक है, मतलब नहीं कोई कहानी पढ़ते हैं तो लगता है सामने ही चल रहा है, उस हिसाब का, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है मार्को पोलो रिटर्न टू इटली बाई सी, मार्को पोलो जो है इटली कब किस चीज़ से रिटर्न हुए, तो सी से। विजिटिंग मालाबार इन इंडिया ऑन द वे, और रास्ते में जो है मालाबार जो है इंडिया का उसको भी विजिट करते हुए हैं। 10 ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर कमिंग टुगेदर, इसलिए ये बात तो पता चल रही है कि बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से जो है साथ आ रहे हैं। एंड देयर कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स वर इंक्रीजिंग, और उनके कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया हैड टू मीट द एक्सपेंशनिस्ट अर्ज ऑफ सम ऑफ द चाइनीज रूलर्स, कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको जो है एक्सपेंशनिस्ट अर्ज जो है चाइनीज रूलर का, उसके साथ देखिए उसका मीट हुआ है, ठीक है। चाइना हैविंग डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी बाय दिस टाइम, और चाइना इस समय तक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेवी डेवलप कर लिया। बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन ज़्यादा समय तक जो है साउथ ईस्ट एशियन स्टेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहे हैं। द टू मोस्ट पावरफुल किंगडम्स विच फ्लरिश्ड इन द रीजन ड्यूरिंग द पीरियड वेयर शैलेंद्र एंड काम्बुज डायनेस्टी, तो कह रहा है जो दो सबसे पावरफुल किंगडम है जो इस पीरियड में फ्लरिश हुए हैं वो शैलेंद्र और काम्बुज एम्पायर्स हैं। कह रहा है शैलेंद्र डायनेस्टी विच अरोज in 7th century and constituted श्री विजय एम्पायर फ्लरिश टिल 9th सेंचुरी। कह रहा है शैलेंद्र डायनेस्टी जो है जो 7th सेंचुरी में एरोज हुई है और कंटिन्यू हुई है कब तक, श्री विजयनगर एम्पायर तक। कब तक फ्लरिश हुई है, तो 10th सेंचुरी तक जो है फ्लरिश हुई है। एट इट्स हाइट द एम्पायर इंक्लूडेड सुमात्रा, कह रहा है अपने पीक पे जब रही है तो इसमें कौन कौन से एम्पायर में क्या क्या था, तो सुमात्रा, जावा, ठीक है, मलया पेनिनसुला, पार्ट ऑफ सयाम मतलब मॉडर्न थाईलैंड एंड इवन फिलीपींस, यहाँ तक कि फिलीपींस भी रहा। अकॉर्डिंग टू द 9th सेंचुरी अरब राइटर, कह रहे हैं 9th सेंचुरी के अरब राइटर की माने तो द एम्पायर वाज सो लॉन्ग दैट इवन द फास्टेस्ट वेसल कुड नॉट कंप्लीट अ राउंड ट्रिप इन 2 years। कह रहे हैं एम्पायर इतना बड़ा था कि जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो शिप है वो भी जो है इसका राउंड जो है एक राउंड जो है 2 साल में नहीं कंप्लीट कर पाती।
द शैलेंद्र रूलर्स हैड अ पावरफुल नेवी, और शैलेंद्र रूलर्स के पास क्या है, पावरफुल नेवी है, एंड डोमिनेटेड द सी ट्रेड टू चाइना, और इन्होंने क्या है, सी ट्रेड जो है चाइना का वो डोमिनेट किया है। द श्री विजय एम्पायर वर रिप्लेस्ड बाई माजापहित एम्पायर इन द 11th सेंचुरी। कह रहा है श्री विजयनगर एम्पायर जो है वो रिप्लेस की गई है किसके द्वारा, तो मजापहित एम्पायर के द्वारा 11th सेंचुरी में। इट फर्दर एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ श्री विजयनगर एम्पायर एंड कंटिन्यू टिल द 14th सेंचुरी। कह रहा है ये देखिए विजयनगर एम्पायर की जो टेरिटरी है या फिर जो किंगडम है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, और ये 14th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही है। द पल्लव ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो हैड पावरफुल नेवी, जो पल्लव हैं साउथ इंडिया के उनकी भी बहुत पावरफुल नेवी थी। द पल्लव नेवी वॉज स्पेशली एक्टिव इन बे ऑफ बंगाल, और पल्लव की नेवी जो है स्पेशली बे ऑफ बंगाल में जो है एक्टिव रही है। द सी ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना वॉज सो इम्पॉर्टेंट। कह रहा है सी ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से इतना इम्पॉर्टेंट था कि 10th सेंचुरी में चोला रूलर्स सेंट अ सीरीज ऑफ नेवल एक्सपेडिशन, चोला रूलर्स ने सीरीज ऑफ नेवल एक्सपेडिशन को सेंड किया है कहाँ, तो सुमात्रा और मलया में। किस लिए किया है, टू कीप द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, इसलिए सिर्फ किया है ताकि जो सी लेन्स का जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहे, क्लोज ना हो जाए। सिंस द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा एंड इवन बिफोर, कह रहा है अगर जो अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा देखें या उसके पहले भी देखें तो इंडिया हैड क्लोज ट्रेड एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। कह रहे हैं इंडिया के काफ़ी क्लोज ट्रेड और क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे विद द कंट्रीज ऑफ द एरिया, इस एरिया की जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ। मैनी चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर विजिटेड पलेम्बांग, तो कह रहा है बहुत सारे जो इंडियन और चाइनीज स्कॉलर्स हैं वो पलेम्बांग में विजिट किए हैं। द कैपिटल ऑफ एम्पायर, जो उस एम्पायर का कैपिटल था, विच वॉज लोकेटेड इन सुमात्रा, और ये कहाँ लोकेटेड था, तो सुमात्रा में लोकेटेड था। एंड विच हैड बीन अ संस्कृत एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ स्टडी इवन अर्लियर, कह रहा है कि ये जो है बुद्धिस्ट और संस्कृत स्टडी का सेंटर रहा है इसके पहले भी। द रूलर्स बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल ड्यूरिंग दिस पीरियड, कह रहे हैं रूलर्स जो है बहुत ही अच्छे टेम्पल बनाए इस पीरियड में। द मोस्ट फेमस ऑफ देम बीइंग द टेम्पल ऑफ बोरोदोर इन ईस्ट जावा, कह रहा है इसमें से जो मोस्ट फेमस है वो बोरोदोर टेम्पल है ईस्ट जावा में, डेडिकेटेड टू बुद्धा, और ये बुद्धा को डेडिकेटेड है। देखिए अगर जो चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए बोरदोर टेम्पल के बारे में पढ़ाया गया, नहीं फॉलो कर रहे हैं दन दे जाइए और इसी समय से देखिए फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब इस वीडियो के बाद। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इट इज़ अ होल माउंटेन कार्व्ड इनटू 9 स्टोन ट्रेसेस, कह रहा है ये पूरा एक माउंटेन है जो कि 9 स्टोन ट्रेसेस में कार्व्ड है, सरमाउंटेड बाई स्तूपा, और एक स्तूप से सरमाउंटेड है। इंडियन एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत वर डिस्प्लेड इन द पैनल्स ऑफ टेम्पल, कह रहे हैं टेम्पल्स के पैनल पे एपिक्स जो है डिस्प्लेड हैं जो कि रामायण और महाभारत है, ठीक है। दीज एपिक्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड द थीम्स ऑफ लिटरेचर, और ये एपिक्स जो है वो कंटिन्यू करती हैं किस चीज़ के, थीम्स प्रोवाइड करने के लिटरेचर के लिए, फोक आर्ट, पपेट प्लेस, जीटीसी, इन सब के लिए। देखिए फिर कह रहा है द काम्बुज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर कंबोडिया एंड अनम, कह रहा है काम्बुज एम्पायर जो है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड था, तो कंबोडिया और अनम तक था। अनम क्या था, तो साउथ वियतनाम था, ये ध्यान रखिएगा। एंड रिप्लेस द हिंदुइज्ड किंगडम ऑफ फुनान, और क्या है हिंदुइस्ट किंगडम फुनान का जो है उसको रिप्लेस किया विच हैड डोमिनेटेड द एरिया, जो कि पहले इस एरिया को डोमिनेट करते थे। द काम्बुज एम्पायर फ्लरिश्ड टिल द 15th सेंचुरी, काम्बुज एम्पायर कब तक फ्लरिश हुआ है, तो 15th सेंचुरी से फ्लरिश हुआ है। एंड अटेंड अ हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, और क्या है एक हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट को अटेंड किया है और प्रॉस्पेरिटी को अटेंड किया है। इट्स मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट मे बी कंसिडर्ड द ग्रुप ऑफ टेम्पल नियर अंकोर थॉम इन कंबोडिया, कह रहा है इसकी मोस्ट मैग्निफिसेंट अगर जो अचीवमेंट देखें, ठीक है, तो ये जो है ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है अंकोर थॉम कंबोडिया में, वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बिगेन इन द 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी में बिगेन होते हुए ईच रूलर बिल्ट अ न्यू टेम्पल देयर टू कॉमोमरेट हिज मेमोरी, कह रहा है हर रूलर जो है अपने लिए एक नया टेम्पल बना रहा है। क्यों बना रहा है, ताकि वो अपनी विक्ट्री को कॉमोमरेट कर पाए, मतलब अपनी जो है जीत को सेलिब्रेट कर सके, आप ऐसा समझिए। कॉमोमरेट हिज मेमोरी टिल अबाउट 200 years वर बिल्ट इन द एरिया ऑफ 3.2 स्क्वायर किलोमीटर, ये 200 साल तक चला है। और ये कब एरिया में कितने एरिया में बना है, तो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर तक बना है। और दिस द लार्जेस्ट
टेम्पल ऑफ अंकोर वट। देखिए इसमें से सबसे बड़ा टेम्पल जो है अंगकोर वट है। अंगकोर वट देखिए टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अंगकोर वट टेम्पल के बारे में जाकर और खोल के इस वीडियो के बाद तुरंत जो है पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ 60 to 70% चांस है कि इस बार अंगकोर वट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इट हैज़ 3 किलोमीटर्स ऑफ कवर्ड पैसेज कॉन्टेनिंग ब्यूटीफुल स्टेटस। कह रहा है इसके में जो है 3 किलोमीटर का जो है कवर्ड पैसेज है कंटेनिंग ब्यूटीफुल स्टैचूज, जो कि ब्यूटीफुल स्टैचूज को कंटेन कर रहा है किसके, तो गॉड्स के, गॉडेस के और निम्स मतलब अप्सराएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब हिंदू गॉड और गॉडेस हैं, ये ध्यान रखेंगे। एंड स्किलफुली एग्जीक्यूटेड पैनल्स कंटेंट सीन्स ऑफ रामायण, और स्किलफुली एग्जीक्यूटेड पैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसपे किस चीज़ का सीन देखने को मिलेगा, तो रामायण और महाभारत के सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हैड बीन कंप्लीटली फॉरगॉटन बाई द आउटसाइड वर्ल्ड। ये इंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो है ये आउटसाइड वर्ल्ड के द्वारा जो है काफ़ी हद तक भुलाई जा चुकी है। एंड बीन लार्जली टेकन ओवर बाय द जंगल, और लार्जली जो है ये जंगल में ही मिलती है, ठीक है। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेंचमैन इन 1860। ये कब तक चला है, तो जब तक एक फ्रेंचमैन जो है 1860 में इसको डिस्कवर नहीं किया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कह रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि दैट विगरस पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी वॉज पीरियड ऑफ द 10th and 12th सेंचुरी। कह रहा है कि ये जो पीरियड है ये 10th और 12th सेंचुरी है, ठीक है, जिसमें टेम्पल बिल्ड हुए हैं। विच वॉज ऑल्सो द मोस्ट मेरिसेंट पीरियड ऑफ द टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, जबकि ये वही पीरियड है जिस पीरियड में है जो टेम्पल बनने की जो एक्टिविटी है वो इंडिया में भी काफ़ी तेज रही है, ठीक है। मैनी ट्रेडर्स वेंट टू साउथ चाइना, बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो है साउथ चाइना गए हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग ओवरलैंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ तकाला इन मलया पेनिनसुला टू साउथ चाइना। कह रहा है आफ्टर ट्रेवलिंग ओवरलैंड, कह रहा है ओवरलैंड को ट्रेवल करने के बाद पोर्ट ऑफ तकला इन मलया पेनिनसुला टू साउथ चाइना सी, ठीक है। मैनी ब्राह्मण्स एंड लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क्स सेटल्ड इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कह रहा है बहुत सारे ब्राह्मण और बाद में आए जो बुद्धिस्ट हैं वो भी मॉन्क्स जो हैं वो कहाँ सेटल हुए हैं, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में काफ़ी, और साउथ चाइना में जो है काफ़ी सेटल हुआ है। बुद्धिज्म ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू कोरिया एंड जापान, और बुद्धिज्म जो है चाइना से कोरिया और जापान तक ट्रेवल किया है। इंडियन मॉन्क्स रीच कोरिया एंड इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ कोरियन स्क्रिप्ट नियर टू द इंडियन वन, और इंडियन मॉन्क्स जो हैं वो कोरिया पहुँचे और उसके बाद से क्या है उसकी स्क्रिप्ट को जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किए हैं, जिससे कोरियन स्क्रिप्ट जो है काफ़ी इंडियन स्क्रिप्ट के आसपास हो गई है एवोल्यूशन के साथ ही। वाइल बुद्धिज्म डिक्लाइंड इन इंडिया, और इसी के साथ हमको ये देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम इट कॉन्टिन्यू टू फ्लरिश इन द साउथ ईस्ट एशिया, जबकि इसी समय हमको ये देखने को मिलता है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, फ्लरिश हो रहा है। इनफैक्ट इट एसिमिलेटेड द हिंदू गॉड्स इनटू बुद्धिस्ट, यहाँ तक कि ये देखने को मिला है कि काफ़ी हिंदू गॉड को भी एसिमिलेट कर लिया है बुद्धिस्ट फोल्ड में। एंड इवन टू कवर हिंदू टेम्पल्स, और काफ़ी हिंदू टेम्पल्स को भी ओवरटेक कर लिया है, मतलब टू कवर मतलब हिंदू टेम्पल्स को अपने अंदर ले लिया। अ मूवमेंट अपोजिट टू व्हाट वाज हैपनिंग इंडिया, जो कि इंडिया से काफ़ी उल्टा, इंडिया में उल्टा ही चल रहा था। उल्टा बुद्धिस्ट टेम्पल को हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा था, वहाँ हिंदू टेम्पल को बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया जा रहा था, ठीक है। दस इंडिया हैड क्लोज कमर्शियल एंड कल्चर कॉन्टैक्ट विद बोथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड ऑल्सो मेडागास्कर एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कह रहा है इसलिए इंडिया का काफ़ी क्लोज कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट हमको देखने को मिलता है किससे, तो वेस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, मेडागास्कर से और अदर कंट्रीज जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका उनसे। द वेरियस किंगडम इन द साउथ ईस्ट एशिया एक्टेड एज अ काइंड ऑफ ब्रिज फॉर कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। कह रहा है वेरियस किंगडम जो है साउथ ईस्ट एशिया के ये किसके तरह काम कर रहे हैं, तो एक ब्रिज के तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है। दो डीपली इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कह रहा है जबकि इंडियन सिविलाइजेशन से डीपली इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है, और उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर दे वेर एबल टू अटेंड डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ देयर ओन, इससे जो है अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर जो है उसको अटेंड करने में सक्सेस पाए हैं ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, और वो काफ़ी हाई ऑर्डर का है, इंडिया से भी अच्छा है, आप सोचिए इस हिसाब से। अरब ट्रेडर्स हु हैड बीन ट्रेडिंग विद द साउथ इंडिया, कह रहा है अरब ट्रेडर्स जो कि साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, एंड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अर्लियर, और बाद पहले जो है साउथ ईस्ट एशिया से मतलब जो ट्रेड करते थे, बिकेम इवन मोर एक्टिव। कह रहे वो और एक्टिव हो गए हैं आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब्बासिड एम्पायर, अब्बासिड एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के बाद,
कह रहा है बट द अरब्स डिड नॉट डिस्प्लेस द इंडियन ट्रेडर्स एंड पीचर्स, जबकि अरब जो हैं वो इंडियन ट्रेडर्स और पीचर्स को डिस्प्लेस नहीं किए हैं। इन द अर्ली फेज दे डिड नॉट मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू कन्वर्ट पीपल ऑफ द एरिया टू इस्लाम। कह रहा है अर्ली फेज में जो है ये कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किए हैं कि जो पीपल्स हैं इस एरिया के वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। दस रिमार्केबल डिग्री ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस, कह रहा है इसलिए रिमार्केबल डिग्री ऑफ रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस जो है एंड कमिंगलिंग ऑफ वेरियस कल्चर मार्क्ड इन दिस कंट्री, और जो है वेरियस कल्चर की जो है कमिंगलिंग को जो है मार्क किया गया है इन सारी कंट्रीज़ में। अ करेक्टरिस्टिक दे हैव रिटेन्ड इवन टुडे, ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो आज भी देखने को मिलता है वहाँ पे। अ कन्वर्जन ऑफ इंडोनेशिया एंड मलया टू इस्लाम टू प्लेस ग्रेजुअली, कह रहा है जो कन्वर्जन हमको देखने को मिलता है इंडोनेशिया का या मलया का इस्लाम में वो ग्रेजुअल हुआ है, मतलब फोर्स से नहीं कराया गया। आफ्टर इस्लाम हैड कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन इंडिया, जब इस्लाम जो है अपना जो कह रहा है पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया इंडिया में। एल्सवेयर बुद्धिज्म कंटिन्यू टू फ्लरिश, और बाकी जगहों पे क्या है बुद्धिस्ट जो है फ्लरिश हुआ है। कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्रीज जो है स्नैप्ड, कह रहा है जो कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया में और इन कंट्रीज़ में वो अब स्नैप हो गए हैं ओनली विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच रूल इन इंडोनेशिया, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि डच रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था इंडोनेशिया में। द इंग्लिश रूल इन इंडिया, और इंग्लिश रूल का हो गया था इंडिया में, और डच और इंग्लिश का कभी पटरी था ही नहीं आपस में। बर्मा एंड मलया एंड लेटर द फ्रेंच रूल इन इंडो चाइना, और बाद में फ्रेंच रूल जो इंडो चाइना में हो गया उसके चलते सारा हुआ। अब इसके बाद देखिए चैप्टर 2 है नॉर्दर्न इंडिया द एज ऑफ 3 एम्पायर्स, ये करेंगे अगले वीडियो में। इस वाले वीडियो में अभी तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को जो है जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को ग्रो कराइए, और इसी के साथ जो है अगली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी जल्दी। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो में।